हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस की थी, हमने वो भी फेलियर से डिस्कस की थी कि जो हमारी इंडिया के अंदर हमने प्लानिंग की थी 1951 में, जो हमारे 5 इयर्स प्लान चले 1991 तक हमारी ये प्लानिंग चली। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो प्लानिंग हमारी फेल हो गई उसके क्या कारण थे, यानी कि प्लानिंग हमने बहुत अच्छे से की, हमने अपने जो 5 ईयर प्लान्स बनाए उनके अंदर हमने बहुत अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, उसके बाद भी कुछ ऐसे रीजंस रहे जहाँ पे हम इस प्लानिंग को हमने अपने प्लानिंग के अंदर वो बातें शामिल भी की लेकिन हम फेल हो गए, वहाँ पे हमें सक्सेस नहीं मिले। तो हमने पहले 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, आज हमने अगले नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था ना वो इनएडिक्वेट रहा, यानी कि सफिशिएंट नहीं रहा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो जैसे कि आपको पता है कि वो दो टाइप का होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉर्मली बात आती है कि हम केवल जब इनकम की पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हैं वहाँ पे हम सोसाइटी का बेनिफिट या सोसाइटी को नहीं देख रहे होते। जैसे मतलब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे रोड्स, पावर, डैम्स, ब्रिजेस वगैरह। जैसे ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाती है तो हम सोशल वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे हम हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, उन चीज़ों को डेवलप करने पे हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ज़्यादा मनी वहाँ पे लग रही होती है, तो वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये हम कह रहे हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था, दोनों ही इनएडिक्वेट था, यानी कि सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पाए हम अपनी प्लानिंग करने के बाद भी। द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पावर, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स कंटिन्यू टू बी इनएडिक्वेट डिस्पाइट 67 ईयर्स ऑफ प्लानिंग। हमने प्लानिंग करते रहे हम 67 ईयर्स के बाद भी हम क्या नहीं कर पाए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाए, चाहे वो पावर का मामला है, चाहे रोड्स को डेवलप करने का, डैम्स को, ब्रिजेस को, स्कूल कॉलेजेस को या फिर हॉस्पिटल्स को बनाने को लेकर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक डेवलप अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं। कंसिक्वेंटली एक्चुअल ग्रोथ हैज फेल्ड टू मैच द टारगेट्स ऑफ ग्रोथ। और जो हमने अपने टारगेट रखे थे कि हमें इस तरीके से अपनी ग्रोथ करनी है, इस तरीके से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, वो एक्चुअल ग्रोथ जो हमारी हुई वो टारगेट को मैच नहीं कर पाई, फेल हो गई। टारगेट जो था हमारी ग्रोथ का उसको कंप्लीट करने में वो फेल हो गई हमारी एक्चुअल ग्रोथ। Particularly shortage of power has been a serious constant in the overall process of growth and development। और ये कह रहा है कि जो मेन रूप से था, जो पावर की शॉर्टेज की वजह से हमें सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेकल फेस करनी पड़ी और सीरियस कांस्टेंट था, सबसे बड़ा बाधक था, क्योंकि हमारे पास पावर की शॉर्टेज थी। इसी वजह से हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस थी उसके अंदर हम अचीवमेंट नहीं ले पाए, हम अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो था हमारा वो इनएडिक्वेट ही रह गया। हमने सोचा ये था, हमने प्लानिंग की इतने अच्छे तरीके से और हमने सोचा था कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो तो एटलीस्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हमें जहाँ जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें, मतलब ऐसी बात नहीं थी कि प्लानिंग जो आई इंडिया के अंदर उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया, सक्सेस भी हमने देखी थी, बहुत चीज़ों में उसने सक्सेस भी हासिल की, लेकिन अभी कुछ पार्ट्स में वो फेल हो गई। जो फेल हो गई उसके हमने 3 पार्ट पहले डिस्कस किए थे, उन 3 पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था। पहला तो था हमारा अब्जेक्ट पॉवर्टी, दूसरा था हमारा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन और तीसरा था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। तो इन तीनों में वो फेल हुई प्लानिंग। अब 4th पार्ट हम कर रहे थे इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहा वो सफिशिएंट नहीं हो पाया, जबकि हमने पूरे अच्छे तरीके से प्लानिंग की। हमने सोचा था हम डेवलप करेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जबकि हम फेल हो गए दोनों को ही डेवलप करने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जिस चीज़ में हम फेलियर्स हुई प्लानिंग की, वो थे हमारा स्किल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इकोनॉमिक सोशल में, ठीक है, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं कर पाए, वो हमारा स्किल्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहा। इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी हैज़ कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग। अतः हमने ये मान के चला था, जो हमारा प्लानिंग का गोल था ना वो इक्वालिटी भी था, यानी कि इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी रहेगी ही रहेगी, हमने प्लानिंग के अंदर प्रिंसिपल गोल रखा। कहते हैं आयरोनिकली दिस हैज़ बीन द प्रिंसिपल फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। लेकिन कहते हैं दुर्भाग्यवश यही तो जो हमारा सबसे बड़ी फेलियर का रीज़न रहा वो यही रहा, यानी हम इक्वालिटी बिल्कुल भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, चाहे वो इकोनॉमिक इक्वालिटी थी चाहे वो सोशल इक्वालिटी थी। Widening economic and social inequality has compelled the government to offer reservation in jobs to the economically and social weaker sections of the society। और कहते हैं इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी फैल गई जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मजबूर होके रिजर्वेशन शुरू करना पड़ा। ऑफर किया उसने रिजर्वेशन कोटा, जैसे कि ओबीसी, बीसी, एससी, मतलब इस तरीके से उनको रिजर्व करनी पड़ी, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, सोशली वीकर है या इकोनॉमिक वीकर है, उनको हमने रिजर्वेशन शुरू की ताकि उनको जॉब्स ईजिली मिल सके सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था इनकम का वो इक्वल
हो पा रहा था, इक्वालिटी तो रही नहीं, ना इकोनॉमिक इक्वालिटी हम अचीव कर पाए, ना ही सोशल इक्वालिटी हम क्या कर पाए, अचीव कर पाए। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट थी उसको मजबूर होना पड़ा कि अब जो इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी का गैप है इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशन ऑफर किया उन्होंने जॉब्स में, ताकि जो सोशल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको इस बात का फ़ायदा हो सके और वो उनको भी जॉब मिल सके। तो कहता है हम मतलब फेल हो गए प्लानिंग के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करने में, इक्वालिटी हम नहीं लेके आ पाए, ना सोशल इक्वालिटी ना ही इकोनॉमिक इक्वालिटी। कहता है briefly as observed by an expert team of UNO, the implementations and enforcement have been the principal shortcoming of planning in India। कहता है जैसे कि फिर अगर हम बात करें ब्रीफली तो जो हमारी एक्सपर्ट टीम थी UNO की, उसने ऑब्जर्व किया कि जो इम्प्लीमेंशंस और एनफोर्समेंट हुए ना, वही जो मेन जो शॉर्टकमिंग रही प्लानिंग की वही ज़्यादा रही। यानी कि ये हमने कोशिश की कि हम इतने ज़्यादा फेल क्यों हो गए, हमने इतने अच्छे तरीके से प्लानिंग की थी, फिर भी हमारे जो प्लान्स बनाए हमने 5 ईयर प्लान्स, वो फेल होने का कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा। तो जो UNO की टीम थी, एक्सपर्ट टीम, उसने जब अपना ऑब्जर्वेशंस निकाले तो उसने कहा कि जिस तरीके से तुमने इन 5 ईयर्स प्लान को इम्प्लीमेंट किया और एनफोर्स किया ना, वो तरीका सही नहीं था और तुम्हें वो इम्प्लीमेंट करना अच्छे तरीके से नहीं आया, ना ही तुम उसको एनफोर्स कर सके अच्छे तरीके से, और इसी वजह से जो इंडिया की प्लानिंग थी वो फेल हो गई। उसका यही रीज़न था कि इम्प्लीमेंशन एंड एनफोर्समेंट उसका सही ढंग से नहीं हुआ। कहता plans are formulated after a good deal of deliberations but the targets are not achieved due to inefficient administration, dishonesty। कहते हैं कि प्लान्स को जो फॉर्मुलेट किया गया ना वो तो बहुत अच्छे तरीके से किया गया था कि हाँ जी हम ये काम करेंगे, इस तरीके से होगा, ये काम ऐसे ऐसे ईजिली होता चला जाएगा, लेकिन जो टारगेट्स हुए वो अचीव नहीं हो पाए। अब टारगेट्स अचीव ना होने का कारण क्या था? कारण था कि इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट था, एफिशिएंटली उसने काम नहीं किया। डिसऑनेस्टी थी, ऑनेस्ट पीपल बिल्कुल भी नहीं थे। वेस्टेड इंटरेस्ट था, सबका इंटरेस्ट अलग अलग बटा हुआ था। रेड टैपिज्म था, रेड टैपिज्म का मतलब जो फाइल्स एक बार पड़ी रहती थी वो ऐसे ही पड़ी रहती थी, मतलब उनको कोई सुधारने वाला नहीं था, उनको ठीक नहीं किया जाता था। मतलब जैसे कि जो काम आया गवर्नमेंट ऑफिसेज में, जो गवर्नमेंट स्टाफ होता था वो ऐसा लेजी हो गया था कि फाइल्स ऐसे बड़ी बड़ी उन पे इतने ज़्यादा जंग लग जाता था, मतलब ऐसे फाइलों के ढेर बन जाते थे, लेकिन उनको कोई संभालने वाला नहीं था, काम ऐसे ही अपना आराम से करते रहे मस्ती में। रेड टैपिज्म आया। कहता है इट वाज ओविंग टू ओवरऑल फेलियर ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग दैट इन 1992 द गवर्नमेंट टुक अ यू टर्न फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ कंट्रोल्स एंड रेगुलेशन टू द पॉलिसी ऑफ मार्केट ड्राइवन ग्रोथ प्रोसेस। कहते हैं इतने ज़्यादा मतलब दिमाग खराब हो गया, जो स्ट्रेटजी हमने बनाई प्लानिंग की वो फेल हो गई, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने 1991 में यू टर्न लिया। पहले जो पॉलिसी ये बनाई रखी थी हमने, इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1951 में हमने बनाई थी प्लानिंग कमीशन के थ्रू, हमने कहा था कि हम क्या करके चलेंगे, इसके टाइम पे हमने कंट्रोल और रेगुलेट करना था। जो हमारी ये पॉलिसी था इसका मेन काम था कंट्रोल करेंगे हम और रेगुलेट करके चलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को यू टर्न लेना पड़ा, कंट्रोल एंड रेगुलेशंस को हटा के केवल मार्केट के हाथों में सौंप दी गई, मार्केट ड्राइवन ग्रोथ प्रोसेस की। अब मार्केट्स चलाएंगे, किस तरीके से काम करना है, कैसे क्या होगा। NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रीडिफाइंड द होल फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और फिर जो हमारी NEP है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसने दोबारा से इन सबको अलग, मतलब सारे जो भी हमारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं उनको दोबारा से रीफ्रेम किया और अच्छे तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डायरेक्शन में लेके गई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ये बताना चाह रहा है कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन, हमने प्लानिंग की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी हमने, वो कंट्रोल एंड रेगुलेशंस के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन गवर्नमेंट को जब नहीं मिली सक्सेस इसके अंदर तो 1991 में गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया और यू टर्न लेके अब उनको मार्केट के हाथों में सौंप दिया गया कि मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई प्राइसेस सब कुछ वही डिसाइड करने वाला है, अब गवर्नमेंट बीच में नहीं इंटरफेयर करने वाला। तो मतलब ये हमारी थी फेलियर्स थी कि किस तरीके से जो इंडिया के अंदर है प्लानिंग फेल हो गई। ठीक है, तो आज हमारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर। तो होप यू लाइक इट। Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe Deepti Kaushik classes. Bye bye. Take care. Keep watching.